अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। मैं हूं हमजा साजिद राना और आज मैंने जिस शख्सियत को दावत दी है, मेरे ख्याल में उस इंसान के बारे में इतना कहना काफ़ी है कि पूरी उम्मत का बोझ अगर किसी ग्रुप ने उठाया है, एक समूद फ्लोटेला ने उठाया है और गज़ा के साहिलों तक अपनी अप्रोच बनाई है, चाहे उन्हें इजराइल की गासिब फ़ौज ने रोक लिया या उनको जेलों में बंद कर दिया और कैदोबंद की सोबत उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ी, स्टिल ईमान के लिए ना एक कतरा भी काफ़ी होता है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद उसामा, जो कि उस पूरे फ्लीट का हिस्सा थे जिसने बेरहम मौजे, मैं ये कहूँगा कि इनकी कश्ती के साथ तो एक ऐसा वाक़या भी आया, वो इनकी ज़ुबानी में सुनना ज़्यादा बेहतर समझूंगा, कि वो पूरा जो ग्रुप था उससे अलहदा हो गई, इंजन ख़राब हो गया। आपको अंदाज़ा नहीं है समंदर के सफ़र का। जो लोग समंदर में सफ़र कर चुके हैं, छोटी छोटी कश्तियाँ लाइक टक बोट्स में ये लोग थे, लेकिन अपना सामान लेके उन गासिब की ज़मीन पे पहुंचे जहां पर वो लोग जो मजलूम है, एक इतलात के मुताबिक 67,000 लोग अब तक कत्ल किए जा चुके हैं, ब्रूटली मर्डर। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं, यू आर लाइक अ लिविंग हीरो फॉर अस। बेशक ये हमारे भी ईमान का हिस्सा है कि जो मुसलमान इस वक्त परेशान हाल है, खुले आसमान के नीचे, बारूद की बरसात के नीचे एक सहूनियत उनके ऊपर गालिब होती जा रही है और हमारी खामोशी है। यकीनन आपका वहाँ पे पहुँचना भी, ये इससे बड़ी सादत कोई नहीं और इससे बड़ी जुर्रत कोई नहीं और इससे बड़ा जिहाद कोई नहीं। मुझे बस ये बताएं कि एक्सपीरियंस क्या था और आपने क्या क्या ऐसा फेस किया, और व्हेन आप फेस टू फेस पहुँचे इजरायली आर्मी के, उनका क्या बिहेवियर था आपके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे, जो आजकल ग्लोबल एक इशू बना हुआ है, उस पर बात की। दूसरा, हम हीरो नहीं है, हम अपना नाम सिर्फ कोशिश करने वालों में लिखवाना हमारे लिए है सर, जज़ाकल्लाह खैर, लेकिन फिर भी हम कोशिश करने वाले हैं। और ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला, आलमी काफिला इस्तिकामत, ये क्या चीज़ थी और इसका पूरा जो है, यानी इस पूरे फेज़ में क्या क्या हमारे साथ हुआ। सबसे पहले तो इंसानी तरीक़ का ये पहला वाक़या है और हिस्ट्री में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि 45 से ज़ायद ममालिक और 450 से ज़ायद लोग इकट्ठे होके एक गासिब और एक काबिज़ की हुकूमत को ख़त्म करने जा रहे हैं और कब्ज़े को ख़त्म करने जा रहे हैं। तो इसका हिस्सा बनना अल्हम्दुलिल्लाह बतौर पाकिस्तानी ये ऑनर की बात थी। और दूसरा, बीइंग डॉक्टर, उधर तकरीबन 25 से 30 सिर्फ डॉक्टर थे पूरे काफ़िले में। अच्छा, ठीक है। और पाकिस्तानी डॉक्टर्स की और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का उधर भी मौका मिला। और तीसरा, जो हमारे लिए सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि गज़ा किनका, हमारा, मस्जिद अक्सा किनकी, हमारी, फ़लस्तीन किनका, हमारा, लेकिन काफ़िला लेके जाने वाले पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। कि काफ़िला लेके जाने वाली एक 22 साल लड़की, जिसको हमारा मुआशरा तो कहेगा इसने लिबास भी पूरा नहीं पहना, लेकिन उसने वो काम कर दिया जो हमारे बड़े बड़े हुक्मरान नहीं कर सके। उसने क्या किया, एक छत के तले, जब हम उधर नॉन वायलेंट ट्रेनिंग करते थे, उस ट्रेनिंग के दौरान हम देखते थे कि अरब भी हैं, अजम भी हैं, अफ्रीकन्स भी हैं, मगरबी भी हैं, और सारी दुनिया के मुस्लिम गैर मुस्लिम को उसने सिर्फ एक फ़लस्तीन के नाम पे इकट्ठा कर दिया। और जो इस पूरे ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला से हमें मैसेज लेना है वो इत्तेहाद उम्मत का है कि अगर 22 या 23 साल लड़की इंसानियत को इकट्ठा कर सकती है, तो हम मसला फ़लस्तीन, जिस पे किसी को इख्तलाफ भी नहीं है, हम क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते। तो इस पॉडकास्ट के तवस्सुत से मैं अपने उलमा इकराम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इत्तेहाद उम्मत का दर्स दें। अगर आप इत्तेहाद उम्मत का दर्स नहीं देंगे तो इसकी सज़ा किसको देना पड़ेगी? 7 या 8 साल लड़की, जो हमारी कश्ती का नाम था हिंद रजब। अब मैं इधर से कश्ती के उस हिंद रजब को सज़ा क्यों देना पड़ी? वो एक लड़की थी जिसके जिस्म में 360 से ज़्यादा गोलियां उतारी गई। आप सोच सकते हैं 360 गोलियां इकट्ठी तो करें, और एक 7 या 8 साल बच्ची का जिस्म तो देखें कि हमारे निफाक की वजह से किनको सज़ा देना पड़ रही है, मासूम बच्चों। और बतौर डॉक्टर मेरा जाना वहाँ क्यों ज़रूरी था? गज़ा में अब तक 1600 से ज़ायद डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स शहीद कर दिए गए हैं। गज़ा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो अल-शिफा हॉस्पिटल था, उसे बिल्कुल मुनहदिम किया गया और डॉक्टर अबू हुसाम को टैंकों के दरमियान से इस यानी हॉस्पिटल से उतारा है और टैंक में बिठा के लेके गए हैं। और गज़ा में एक ही कैंसर हॉस्पिटल था, यूरोपियन पैलेस्टाइन हॉस्पिटल, बिल्कुल तबाह कर दिया गया। गज़ा के अंदर एक ही न्यूरो सर्जरी हॉस्पिटल था, यूरोपियन पैलेस्टाइन और टर्किश हॉस्पिटल में कुछ डिपार्टमेंट थे, बिल्कुल मुनहदिम किया गया। और हमने लाइव ब्रॉडकास्ट में देखा कि अल नसर हॉस्पिटल पे हमला करते हैं, जिसमें जर्नलिस्ट और कुछ डॉक्टर्स सेकंड फ्लोर पे खड़े होते हैं और रेस्क्यू करने हैं जिधर पहला हमला हुआ है। यानी इंसानियत इस यानी कदर गिर गई है कि ये मॉडर्न वर्ल्ड है। आप अभी
क्लिक करें या आप अपने फ़ोन पे टच करें, ऑर्डर प्लेस करें, बर्गर या पिज़्ज़ा आपके डोर स्टेप में ऐसे ही, विद इन मिनट्स आ ऐसे जाएंगे। ही। और इस जदीद दौर में जब खाने की यानी फ्राहमी इतनी आसान है, 24 लाख लोग गज़ा के अंदर कैद हैं, उन तक पानी नहीं पहुंचाया जा रहा, खाना नहीं पहुंचाया जा रहा। और एक रिसेंटली यूरोपियन डॉक्टर हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, वो गायनाकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि मेरे पास जब एक लाश आई ऑपरेशन थिएटर में, 9 माह हामला औरत जिसका सर कटा हुआ है, अल्लाह अकबर, अल्लाह। सर कटा हुआ है, 9 माह हामला औरत है, और हमने सिजेरियन करके उसके पेट में से बच्चा निकाला। ये पूरी सजाएं या पूरी जो वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये सिर्फ हमारे नफाक की वजह है। तो खुदा रहा अब भी मुत्तहिद हों और मिल के सारे प्लेटफॉर्म को एक जगह पे लाके काम डॉक्टर करें। साहब मुझे एक चीज़ बताएं, जब आप ये, मैं सिर्फ ये सुनना चाहूँगा और व्यूअर्स भी ये सुनना चाहेंगे कि व्हेन यू रीच्ड इन द गज़ा वाटर, और जब वहाँ की जो इजरायली ब्रूटल नेवी है, उन्होंने आपको किस तरह ट्रीट किया? मतलब हमने देखा वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हुआ, लेकिन आप तो वहाँ पे खुद मौजूद थे ना, तो जो एक बंदा वो कहते हैं ना अपने आई बॉल से जो फील कर सकता है, वो कैमरे से नहीं हमें महसूस हुआ। एक्चुअली जो उन्होंने सूरत हाल की है ना, कुछ कश्तियों पे तो उन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। कुछ कश्तियों पे उन्होंने अपनी जो नेवी की गन्स वो सीधी की, और जब वो कश्तियों के अंदर आते थे, क्योंकि हमारे साथ तो हादसा पेश आया, वो मैं स्टोरी सुनाता हूँ। जब वो उन्होंने जो हमारे 2 सबाब थे जिन्होंने उधर से वीडियोस हमें भेजी हैं, तो जब वो कश्ती के अंदर आते थे तो आते ही वो ऐसे ही असलहा सीधा करते थे। और ये इधर मैं आपको त्यूनिस ले जाता हूँ। इस पूरी सूरत हाल की ट्रेनिंग त्यूनिस में हुई थी कि जब भी वो आपके ऊपर गोली या गन या कोई भी आपकी तरफ पॉइंट करते हैं, आपने नीचे बैठे रहना है, क्योंकि आपके ऊपर एक कैमरा लगा होगा जो पूरी दुनिया को ये मैसेज देगा कि अगर वो आपको शहीद करते हैं, आप पर तशद्दुद करते हैं, तो आपने बैठे रहना। और उसी तरह उन्होंने किया, किसी को उन्होंने मारा। इस ये ग्रीटा के ऊपर तशद्दुद की अभी जो बयान हमारे सामने है, उसके बालों से पकड़ के उसे कह रहे हैं कि इसराइली झंडे को चूमो। ये मैं नहीं कह रहा, ये तुर्की का जो बंदा था जो उनकी जेल में था, ये वो बंदा बात कर रहा है। जो वाइल बंदा था, जो त्यूनिस की जितनी कश्तियाँ जो जिन्होंने रेंज करवाई हैं, वो वाइल ने करवाई हैं, तो उस पर तशद्दुद हुआ। तो ये लोग इसी तरह इनको पकड़ के तशद्दुद करके अब रहा कर रहे हैं। और जो हमारी कश्ती के साथ वाकया पेश आया था जी, यानी हम काफिले का हिस्सा थे और हमारी कश्ती सबसे खस्ता कश्ती थी, जिसमें एक मिनिस्टर भी मौजूद थे, पीर मजर शाह, पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के मिनिस्टर थे। पूरी जिंदगी लोग कोशिश करते हैं MPMN होने के लिए, MPMN कोशिश करते हैं मिनिस्ट्री के लिए, और वो बंदा अपना साथ इस्तीफा लेके आया था। क्या बात कि अगर कोई प्रेशर आता है तो वो अपने इस्तीफा भेज दे। तो ये चीज़ हमें चाहिए। और हमारी कश्ती के बावर्ची कौन थे? वो मिनिस्टर हमारा खाना बना रहा है, मिनिस्टर हमारा बर्तन धो रहा है, मिनिस्टर कपड़े धो रहा है हमारे साथ मिलके। और वो कहते थे डॉक्टर आखिरी यारी मिनिस्टर दे खाने खा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो प्रोटोकॉल है मिनिस्ट्री का और जो मामला है इनको मुलाकात के लिए सैकड़ों जगह से कई हफ्ते लग जाते। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपकी कश्ती को हादसा क्या पेश आया, जिस तरह आपने पहले बताया, और दूसरा ये बताएं इजराइल के अंदर जो असीरी के दिन थे, या जिस तरह उन्होंने आपको ट्रीट किया, क्योंकि मेरा मानना है जितने वो जानवर हैं, जिस लेवल का वो ब्रूटल बिहेवियर करते हैं, और जिस तरह हमने गजा में इज्तिमाई कब्रें देखी हैं और बच्चों के सर बरीदा लाशें देखी हैं, इसके हवाले से ज़रा बताएं। जो हमारी कश्ती जब हमने इटली के पानी क्रॉस किए तो शदीद तूफान आ गया। हमारी सेलिंग बोट थी, तो वो हमारे काफिले से अलग हो गई, क्योंकि सेलिंग और बादबान वाली तो वो तो निकल गई होगी। तो जब काफिले से लग हुए तो यकदम हमारा इंजन काम करना बंद हो गया। अब इंजन 4 नक्कों पे उसका जो यानी स्पोर्ट होती है, उसमें से एक उसकी स्पोर्ट टूटी है, इंजन इस तरह फ्लोट कर रहा है और मोबिल ऑयल बाहर गिर गया है। तो आग अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से लगते हुए बची। उसके बाद इंजन काम करना बिल्कुल बंद हो गया, और 3 में से 2 सोलर प्लेट्स जो थी वो समुद्री तूफान की वजह से पानी में गिर गई, टूट गई। अब हमारा जो नेविगेशन सिस्टम जो वेबसाइट पे आ रहा था ना, उधर हमारे सिग्नल खत्म हुए हैं और हमारी वेबसाइट पे लोकेशन जाना बंद होगी, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि कश्ती अभी डूब गई। हालांकि हम डूबे नहीं थे, और अनाउंसमेंट होगी कि ये लोग शहीद हो गए हैं। और 7 से 8 घंटे इंटरनेट पे आया था। हाँ, और 7 से 8 घंटे हम भी ज़हनी तौर पे तैयार थे कि कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर शहादत होती भी है फ़लस्तीन के लिए तो हमारी जानों की तो कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल। और वो फिर वाक़या याद आ रहा था हज़रत मूसा की, हज़रत यूसुफ की जब बाज़ार मिस्र में कीमत लगी, तो एक बुढ़िया भी उनको चंद अशरफियाँ लेके ख़रीदने चले गई।
तो उसे किसी ने कहा कि आप हजरत यूसुफ को खरीदने जा रहे हो जिधर बड़े बड़े शाह आए हैं, तो उसने कहा कि मैं चाहती हूँ सिर्फ क़यामत वाले दिन जब लिस्ट बने यूसुफ के खरीदारों की, मेरा उस लिस्ट में नाम आ जाए। और हम भी यही अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो रहे थे कि अभी शहादत तो हमारी कश्ती में, हमें ज़हनी तौर पर तो तैयार हो गए थे, बात है। और जब लिस्ट बने क़यामत वाले दिन, हम उन लोगों में हो जिन्होंने कोशिश की, जिसका आपको मैंने बताया कि हम सिर्फ कश्ती में कोशिश करने वालों में से थे। जब ये आपको इजरायली फोर्सेस ने अप्रीहेंड किया और आपको लेके गए, रवैया क्या था? मैं ये रवैया इसलिए दुनिया को बताना चाहता हूँ क्योंकि आज भी कुछ लोग जो ज़ायनिस्ट लॉबी का हिस्सा हैं, वो आज भी इसराइल के लिए पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ज़रा आप ना लाजमी बताएं, खुले दिल से बताएं, क्योंकि ये पहुंचना बहुत ज़रूरी है। देखें, उन सब लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया जो सारे इस फ्लीट का हिस्सा थे, ठीक है, और उनका एक सिक्योरिटी मिनिस्टर आता है सबके सामने, और उसकी वीडियो अभी भी नेट पे पड़ी है। ऐसा नहीं कि ये स्टोरी हम सुना रहे हैं, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला सुना रही है। उसने सबके सामने ऊंची ऊंची कहना शुरू कर दिया कि ये टेररिस्ट हैं, अब हम इनको छोड़ेंगे नहीं, यानी साइकोलॉजिकली वो खेल रहे थे। और फिर रिसेंटली हमने ये सेंटर साहब का देखा, सेंटर साहब पे, हाँ, उन्होंने 3 दिन खाना नहीं खाया, और थोड़ा सा बस वो वक्ती गुजारे के लिए और कंप्लीट बाइकआउट किया। और उन दस्तावेज पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने जो रिलीज़ करने के दस्तावेज दिए थे, सेंटर साहब ने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया। क्यों? अगर वो साइन कर लेते तो इसका मतलब ये था कि वो इसराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और फिर हमने देखा कि बाकी लोगों के भी कभी वो यानी कुत्ते लेके आ रहे हैं, मेंटली तौर पे उनको परेशान करने के लिए उन पे छोड़ रहे हैं, हालांकि कहते तो वो कुछ नहीं थे, लेकिन हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इतनी को घटिया नहज पे चलेगी कि औरत को बालों से घसीटा, आप लोगों के आगे पेपर्स रखे कि इसको साइन करो। ये तो एक खुलेआम बदमाशी का एक, मैं कहूँगा, जेस्चर किया। और हम यही हैरान हो रहे थे कि ये नेतन्याहू, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या क्रिमिनल कोर्ट, इसे आलमी गुंडा कहते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि औरत है, यूरोपियन है, या इनके साथ ताल्लुकात हैं। जैसे मैंने बताया कि पूरी दुनिया इस चीज़ पे अभी नहीं आमादा हो रही कि इनको इमदादी कश्तियाँ भेज सकें, और ये इनकी हट दर्मी और इनकी दीदा दिलेरी इतनी है, ये कश्तियाँ अपने पास मंगवाते हैं जिसमें असलहा होता है। हम कफन लेके नहीं अपने मुसलमानों के लिए जा सकते, जिनको आप कहते हैं। अभी एक और अहम पहलू है कि पूरी दुनिया, पाकिस्तान में भी कुछ लोग कहते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन, और 2 स्टेट सोल्यूशन। इस बात पे लाजमी बताएं कि 2 स्टेट सोल्यूशन मेरी तो समझ में नहीं आता। कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था इजराइल एक नाजायज बच्चा, तो नाजायज बच्चे की गुंजाइश बनती है चाहे कोई भी हालात हो। देखिए, 3 चीज़ें हैं। जब 1940 में करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, आप तारीख पढ़ें, उससे कुछ देर पहले फ़लस्तीन के हक में करारदाद पाकिस्तान में मंजूर हुई। दूसरी चीज़, कायद आज़म ने जो भी ये इसे नाजायज़ रियासत का, और तीसरा, लेट्स सपोज, अल्लाह ना करे ये दिन हम देखें कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, लेट्स सपोज 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हम करते हैं, इसका रिएक्शन उनसे तो पहले पूछ लें कि वो इसको एक्सेप्ट करते हैं भी, जिन्होंने करना। हाँ, 1990s में जब 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हुई, जब यासिर अरफात ने और उनके जो प्राइम मिनिस्टर ने ओस्लो अकॉर्ड, ये तरीका हिस्सा 1990s में, जब इस पे आगे पेशरफ्त की कि दोनों स्टेट एक पीसफुल डील साइन करें, तो किसने उस पीसफुल डील पे, जो यहूदी प्राइम मिनिस्टर था, साइन करने वाला था, किसने उसको कत्ल कर दिया था? इसराइल ने, उनके मुल्क वालों ने अपने बंदे को इसलिए कत्ल कर दिया कि वो मुसलमानों के साथ एक पीसफुल डील करने जा रहा है। और हमारे हुक्मरानों को, हमारे लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि वो इतने गैरत वाले थे कि उन्होंने उसको, अपने प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर दिया, और हम बात कर रहे हैं कि पीसफुल डील करें, कोई मुआहदा करें और 2 स्टेट मान लें। गज़ा देखें, शहादत किन्होंने दी? गज़ा वालों ने। अभी जितनी मामलात और मुश्किलात देखी, गज़ा वालों ने। ज़िबा कौन हो रहा है? गज़ा वाले। और फैसला कौन कर रहे हैं? हम बाहर बैठ के, जिन्होंने ना कुर्बानियाँ दी ना शहादतें दी, हम उनको कह रहे हैं ये 2 स्टेट एक्सेप्ट कर लो, या ये कर लो, या वो कर लो। देखिए, ये फैसला तो एट दी एंड मज़ाहमत करेगी, या वो लोग करेंगे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। हम कोई भी नहीं होते कि ये फैसला करें कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, लास्ट में मुझे ये बताएं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इसराइल का पूरा दबाव बढ़ रहा है 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर, जिस तरह आपने पूरी वजाहत दी। मुझे एक चीज़ बताएं कि क्या आलमी ज़मीर पे, तो मैं कहता हूँ लानत भेजे ना, हम अपने ज़मीरों पे बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान में कुछ सेन वॉइसेस प्रिवेल कर रही हैं? क्योंकि यूरोप, जिस तरह आपने बताया, पखा बैठा है। वो लोग कह रहे हैं कि हमें किसी भी सूरत वहाँ पे पहुँचाएं, हम लोगों की मदद करें। हमारे मुल्क में आपको नज़र आती है कोई ऐसी उम्मीद? क्योंकि पाकिस्तान से मेरे ख्याल में इस काफिले में 7 लोग गए थे, 6 लोग। हाँ, 6 लोग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी जो हमारे वज़ीर आज़म मलेशिया में गए हैं, वो उनसे कुछ सीख के आए। एक चीज़
कि जब फ्लोटेला का ऐलान हुआ था, जब वो किसने किया था, वो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने किया था, अनवर इब्राहिम ने, जिसने पाकिस्तानी और पूरी एशिया के जो वफ्द है उनको अपनी स्टेज पे बुला के फिर इनामात दिए। यानी हमारे वज़ीर आज़म के लिए एक तो ये रोल मॉडल होना चाहिए। दूसरा इसमें किरदार पाकिस्तानी कौम का बहुत ज़्यादा अहम है कि नेक्स्ट क्या इन्हें करना चाहिए कि ये अपने देखे जो ट्यूनिस है और वो कराची है, सेम सूरत हाल है। ट्यूनिस भी इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता, पाकिस्तान भी इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता। और काफिला किधर से निकला? जो बार्सिलोना से आया, ट्यूनिस से निकला। हम कराची से क्यों नहीं काफिला निकाल सकते? हम सारे लोग, अगर ग्रीटा सबको इकट्ठा कर सकती है, सारी इंसानियत को, हम मुसलमानों को क्यों नहीं इकट्ठा कर सकते? तो ये हम सब के लिए लम्हा फिक्री है कि कब तक हम घर बैठे रहेंगे। और इस ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला ने अब कोई जवाब नहीं छोड़ा किसी के लिए। अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं फ़लस्तीन की मदद कैसे करूं। उसने दिखा दिया कि भाई अगर आप मदद करना चाहते हैं ना, तो समुंदर बॉर्डर कोई आपकी रुकावट नहीं बन सकते। तो आपके पास अब कोई ऐसा जवाब पाकिस्तानी कौम या किसी के पास भी नहीं बनता कि यार हम क्या करें, इतनी दूर है। तो आपके सारे जवाब ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला ने ख़त्म कर दिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपने इतनी सैर हासिल गुफ्तगू की। और साथ साथ मैं आपको मर्द मुजाहिद ही कहूँगा, मेरे नज़दीक है। आपकी ये बेशक जुज़वी सी काविश है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रहने वाले लोग और ख़ास तौर पे बैनुल-अक़वामी सतह पर डॉक्टर उसामा जैसे लोग मेरे ख्याल में हमारे लिए मिसाल हैं। वो एक है ना कि ए अहले अलम ए अहले कफ़स, तुम खासुल ख़ास हो, आम नहीं, तुम सारे जग की इज़्ज़त हो, तुम हाकिम हो, महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से हैं, तुम ही तकदीर बदलते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो। तो ऐसे लोग जो हैं डॉक्टर उसामा जैसे, जिन्होंने समंदरों से जंग ली, जिन्होंने उस गासिब फौज के आगे कहा नहीं करते साइन भाई, नहीं मानते आपकी बात, मारना है मार दो। इन्हीं अल्फाज, इन्हीं जज्बात, इन्हीं एहसास की ज़रूरत है। क्योंकि मेरा भी मानना है और डॉक्टर उसामा का भी मानना है कि चश्मा यहीं से निकलेगा, चश्मा यहीं से निकलेगा। इस पॉडकास्ट के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।